आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरीज। दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि वेतन से आय। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि इनकम जो है एक व्यक्ति, एक पर्सन 5 तरीके से अर्न कर सकता है। 5 हेड्स हैं इनकम के, जिसमें फर्स्ट हेड है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट। तो आज हम फर्स्ट हेड की बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन से आय। अब वेतन का मतलब आपको ज़्यादा सा कुछ मुश्किल नहीं है वेतन के बारे में पता लगाना, क्योंकि ये वर्ड हमारे लिए बहुत कॉमन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फादर मदर भाई बहन कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब करने के बाद उन्हें जो पैसा मिलता है, जो मनी मिलता है, वो क्या होता है? वो वेतन होता है। ठीक है। तो अब उस वेतन के बारे में हमें बात करनी है। वेतन को वेतन कहने के लिए भी कुछ रूल्स हैं कि हम किस मनी को वेतन कहें और किसको नहीं कह सकते। उसके लिए हमें कुछ इसकी बेसिक्स पे जाना होगा। और उससे भी पहले 1-2 बातें जो यहाँ पे बताई गई हैं, मैं पहले उनको भी क्लियर कर देती हूँ। ये आपका हमारे 5 हेड्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। जहाँ पे भी बेटा आप ये देखेंगे असेसमेंट ईयर 2021 से अमेंडमेंट है, तो वो ज़रूर आपने चेक करना है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, यानी कुछ चेंज आ गया है असेसमेंट ईयर 2021 से, और अब हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा 2021 ही असेसमेंट ईयर है। तो अब इसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर दी है, जो पहले 40,000 थी और अब 50,000 है। ये क्या चीज़ है इसको डिटेल में मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल ये जो चीज़ें हैं ना, जो अमेंडमेंट्स हैं, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसका काम हमें बाद में आएगा। मतलब ये चीज़ बाद में काम आएगी हमारे, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे एक प्रॉब्लम बताई भी थी जिसमें 50,000 के बारे में पूछा था। तो ये वही 50,000 है कि वो स्टूडेंट ने पूछा था कि मैडम ये 50,000 क्यों लेस कर रखे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 50,000 ये वाले हैं जो लेस कर रखे हैं, और ये इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन इसके बारे में डिटेल में बाद में आपको डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल चलते हैं वापस सैलरी पे। तो सैलरी का मतलब क्या है? कोई भी रेमुनरेशन, हम सैलरी को रेमुनरेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वेजेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। एक 2 पर्सन के बारे में अगर मैं बात करूं कि 2 पर्सन है, एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। एक काम देने वाला है और एक काम करने वाला है, ठीक है। अगर हम एक इंडिपेंडेंट काम करते हैं, मान लीजिए मैं मेरे घर पे कोचिंग क्लासेस लेती हूँ, या मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, और उसमें मुझे जो पैसा मिलेगा वो सैलरी नहीं है, क्योंकि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रही हूँ, या मैं किसी कोचिंग सेंटर में जाकर उस कोचिंग सेंटर के ओनर के अकॉर्डिंगली पढ़ा रही हूँ, तो मुझे जो पैसा मिल रहा है वो मेरे लिए वेतन है, ठीक है। तो कोई भी रेमुनरेशन जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जिसका आदान प्रदान होता है, कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉय काम कर रहा है तो देगा कौन? एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। जिसे आप बॉस कहते हैं नॉर्मल, कई लैंग्वेज में, कईयों में मालिक कहा जाता है। अब जैसे एक मज़दूर है, तो मज़दूर को जो वेजेस मिलती है वो भी इसमें ऐड हो सकती है, मतलब वो भी इसी का पार्ट है। बस उसको सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको वेजेस बोल देंगे, फ़र्क इतना है। लेकिन इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से सैलरीज और वेजेस में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो आपका मालिक होता है वो आपको मजदूरी देता है, यहाँ आपको कॉलेज में वेतन मिलता है। किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो भी वेतन मिलता है, किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हो तो भी वेतन मिलता है। वेतन का स्कोप काफ़ी बड़ा है। इसमें ये नहीं है सीन कि कोई प्राइवेट में है या पब्लिक में है या बड़ी पोस्ट पे बैठा है या मजदूर है, ये सब एक ही कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। हाँ, बस सैलरी में फ़र्क हो जाएगा, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो आप क्या देते हैं उसको? आप कोई चीज़ बेच रहे हो? नहीं, आप उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हो।
एक तो कोई चीज़ बेचना होता है, वो तो बिजनेसमैन हो गया ना कि मैं शॉप खोल के बैठी हूँ और मैं सामान बेच रही हूँ, उसके बदले में पैसा आ रहा है, वो तो मेरे बिज़नेस की इनकम हो गई। लेकिन अगर मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, यानी कि अपनी सेवाएं दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, क्या नाम है, बस चला रही हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं कंडक्टर हूँ, मैं किसी शॉप के ऊपर काम करती हूँ और शॉप का ऑनर मुझे हर महीने 2000-3000 देता है, वो मेरे लिए सैलरी है, मेरे लिए रेम्युनरेशन है, राइट? क्योंकि उसके बदले में मैं अपनी सैलरीज, अपनी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करती हूँ। तो वेतन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपको मॉनेटरी फॉर्म में मिलती हैं, यानी कि पैसों की फॉर्म में मिलती हैं, रुपए की फॉर्म में मिलती हैं, या फिर कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपको बहुत सारी बेनिफिट्स देता है और उन बेनिफिट्स को भी हम सैलरी में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आती हूँ और कॉलेज वाले मुझे कहते हैं कि मैडम ये रखो गाड़ी और आपको गाड़ी की फैसिलिटी हम दे देते हैं, या फिर हम एक कैब लगा देते हैं और जो आपको घर से लेगी और घर छोड़ देगी, ठीक है, और ये फैसिलिटी मुझे कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप बताइए, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसने पैसे नहीं दिए हैं, सीधा मुझे सुविधा दे दी है। तो अगर वो सुविधा मैं अपने पैसों से ख़रीदती, यानी कि कहीं मैं किराए पे गाड़ी हायर करके जाती आती, या मैं मेरी गाड़ी ख़रीदती, फिर उसके अंदर पेट्रोल भरवाती, तो वो मेरा खर्चा होता है ना, होता कि नहीं होता? तो वो क्या किया, वो सुविधा मुझे मेरे बॉस ने या मेरे मालिक ने या मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दे दी है। तो आपके वेतन में उन सुविधाओं का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी ऐड होगा। एक तो कैश फॉर्म में जो मिलेगा वो ऐड होगा, प्लस में आपको फैसिलिटीज़ के तौर पे जो मिला है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी ऐड होगा। अब वो मॉनेटरी वैल्यू या तो बताएगा या हमें कुछ तरीक़ों से उसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी। अब इस पैराग्राफ में आ जाते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स A, B एंड C। इसमें क्या कह रहा है कि हमारी सैलरी हेड में कौन कौन से इनकम ऐड होती हैं। ये यहाँ पर कौन कौन सी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतना बता रहा है फर्स्ट में कि अभी जो आपको सैलरी ड्यू है, जैसे मान लो मैं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करती हूँ और मुझे 30 तारीख को शाम को या 1 तारीख को अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, तो जो सैलरी ड्यू है फ्रॉम माई एम्प्लॉयर टू मी बिकॉज ऑफ द वर्क और सर्विसेज जो मैंने उनको दी हैं, तो ड्यू हो गई ना। मेरे को सैलरी मिले चाहे ना मिले, ड्यू तो हो गई ना, तो इसका मतलब आज नहीं तो कल मिलेगी, तो वो मेरे सैलरी हेड में ऐड हो जाएगी, यानी कि ड्यू होते ही ऐड हो जाएगी। फिर उसके अलावा जो सैलरी मिल चुकी है वो भी ऐड होनी है। अगर आप याद रखना, जो सैलरी ड्यू होते ही आपने ऐड कर दी थी, तो वो जब एक्चुअल मिलेगी फिर दोबारा ऐड नहीं करनी। 2 बार थोड़ा टैक्स देना हमने। एक बार ही 5000 मेरे ड्यू हो गए, पूरे महीने मैंने काम किया और अभी मुझे मिलेंगे, तो 5000 मेरी सैलरी में ऐड हो गए, तो दोबारा से जब वो एक्चुअली मुझे मिलेंगे ना, तो फिर उस टाइम टैक्सेबल नहीं होंगे, ये याद रखना। आपके हाथ में प्रीवियस ईयर में जो भी चीज़ ड्यू है या रिसीव्ड है वो सब आपने ऐड कर देनी है। लेकिन याद रखिए, अगर ये रिसीव्ड जो चीज़ है वो कहीं पिछले किसी प्रीवियस ईयर की है जो पहले ड्यू थी और तभी टैक्सेबल हो गई थी, तो उसको फिर आप इस साल ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आ रहा है सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय, ये मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ कि जो भी सैलरी एक तो ड्यू हो गई या रिसीव हो गई मुझे मिल जाएगी प्रीवियस ईयर में। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक पर्सन से नौकरी छोड़ के आ गई और दूसरे पर्सन के यहाँ काम कर रही हूँ, और उस पर्सन के यहाँ पे जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, जो मेरा एम्प्लॉयर था, जिसे मैं प्रीवियस एम्प्लॉयर बोलूँगी या फॉर्मर एम्प्लॉयर बोलूँगी, उसे बोलते हैं फॉर्मर एम्प्लॉयर। दिख रहा है आपको, ये फार्मर नहीं है, फॉर्मर है, मीन्स कि पुराना एम्प्लॉयर। उसने अगर कोई सैलरी मुझे देनी थी और नहीं दी, और बाई चांस वो इस बार प्रीवियस ईयर में ही दे रहा है, उस मतलब मेरा एरियर है, एरियर समझते हैं ना, बकाया, उसने मुझे बकाया दिया है ना, पुराने ने दिया है या नए ने भी अगर कोई बकाया दिया है, बकाया का मतलब जो रह गया था और मिला नहीं था, तो अगर तो उस टाइम टैक्सेबल हो गया होगा ड्यू बेसिस पे, फिर तो आप ऐड नहीं करोगे। लेकिन अगर ड्यू बेसिस पे ऐड नहीं हुआ था, उस समय नहीं किया था, देन आप उसको इसमें दिखा दो, क्योंकि कोई भी चीज़ बेटा एक ही बार टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। तीसरी बात, कभी कभी आपको कोई एडवांस भी सैलरी दे देता है। ठीक है, एक तो सिंपल सी बात है, एक तो करंट सैलरी, एक पास्ट सैलरी और एक एडवांस सैलरी, ये तीनों आपकी सैलरी का पार्ट हो जाएंगी।
करंट सैलरी का मतलब होता है एक तो सैलरी आपके हाथ में आ गई है या ड्यू हो गई है, वो हो गई एक तरह से। एक एरियर हो गया, एरियर का मतलब होता है कि काफ़ी सालों पहले कुछ अमाउंट था सैलरी का, वो मुझे मिला नहीं था और मैंने तब उसके ऊपर टैक्स दिया भी नहीं था, तो वो मैंने इस बार मुझे प्रीवियस ईयर में मिल गया तो मैंने ऐड कर लिया अपनी सैलरी में, क्योंकि अब वो मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा। और तीसरा, अगर आपको मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने एक प्रोविज़न बना रखा है कि आपको जो है ना 2 महीने की सैलरी दिवाली आ रही है तो हम एडवांस में दे देंगे। अब दे देंगे तो रिसीव हो गया ना, जो भी चीज़ या तो रिसीव हो या ड्यू हो, जो भी पहले आएगी उसी के हिसाब से चलेगी। तो रिसीव होते ही वो आपके अकाउंट में आ गई तो इसका मतलब होता है वो सैलरी आपको मिल गई। अब जब ड्यू होगी तब टैक्स नहीं दोगे, अब रिसीव हो गई है, आज की डेट में रिसीव हो गई है 2 महीने की एडवांस सैलरी, उस पर आप टैक्स दे दोगे प्रीवियस ईयर के लिए। और जब एक्चुअल में 2 साल के बाद वो या 2 महीने की जब वो ड्यू होगी देन आप उसको छोड़ दोगे। कारण छोड़ने का मतलब होता है कि टैक्स नहीं लगाओगे। समझ में आई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़ें?